बात है केशव नगर की। केशव नगर एक छोटे से शहर में चंदन नाम का युवक रहा करता था, जो साबुन बनाने की फैक्ट्री में काम किया करता था। चंदन को 5,000 मासिक वेतन मिलता था। उसमें से महीने के आखिरी दिन तक मुश्किल से पैसे बचते थे, क्योंकि चंदन होटल में खाना खाया करता था और अपने बाकी शौक जैसे पान, सिगरेट और शराब और घर का किराया, कुल मिला के चंदन के पास आखिर कुछ ना बचता और ना ही अपने बीवी के लिए कुछ कर पाता। बीवी मीना रोज चंदन से झगड़ा करती, पर चंदन पर इसका कुछ असर ना होता और आखिर एक दिन रुठकर अपने मायके चली गई और चंदन भी उसे ससुराल लेने नहीं गया। और कुछ दिन बाद चंदन को मीना का पत्र आया कि उसके भाई की शादी पक्की हो गई है और चंदन को उसमें शामिल होना पड़ेगा। पत्नी का बुलावा आने की बात सुनकर चंदन बड़ा खुश हो जाता है और जाने की ठान लेता है। और ससुराल जा रहा हूँ तो थोड़ा ठाट बाट से जाऊंगा, ताकि ससुराल में उसका अच्छा प्रभाव पड़ सके। परंतु वो दुविधा में पड़ जाता है कि मेरे पास तो ना ढंग के कपड़े हैं, ना ही जूते। फिर सोचता है कि दोस्त किस दिन काम आएंगे। और इस प्रकार चंदन अपने एक दोस्त से बढ़िया सा कोट पैंट और एक दूसरे दोस्त से चमड़े के चमकदार जूते और एक सूटकेस लाता है। अब चंदन सोचता है कि काश एक सोने की चेन का भी इंतजाम हो जाता तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, पर इसकी गुंजाइश कम ही थी। तभी चंदन को ख्याल आया, मेरा ये काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो है अभय, जो चंदन के साथ ही काम करता है, लेकिन चंदन से ऊपर के पद पर था। लेकिन चंदन को अपना अच्छा मित्र मानता था और चंदन की आदतों से भी अच्छे से अवगत था। अभय उधार और लेन देन में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन चंदन को भी खुद पर बहुत विश्वास था कि मैं उसकी खुशामद करके उससे सोने की चैन उधार लेने के लिए मना ही लूंगा। और ऐसे ही छुट्टी का दिन देखकर सुबह सुबह चंदन अभय के घर पहुंच गया। अरे भाई अभय, कैसे हो? आज छुट्टी के दिन कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही चाचा के यहाँ से बुलावा आया था तो सोचा मिलकर आ जाऊँ। तुम सुनाओ, मीना भाभी कैसी है? तुम दोनों में सुलह हुई कि नहीं? नहीं मित्र, अभी साले साहब की शादी तय हुई है, इसलिए शादी में शामिल होने के लिए बुलावे का पत्र आया है। अच्छा, तो ससुराल जा रहे हो? अच्छा बताओ, यहाँ आने का प्रयोजन कैसे किया? मैं कल सुबह ही ससुराल के लिए निकल रहा हूँ, तो सोचा तुम्हें मिलता चला जाऊँ। मैं तुम्हें खूब जानता हूँ चंदन। अब जल्दी से बताओ, तुम्हें मेरी क्या सहायता चाहिए? बात दरअसल ऐसी है अभय कि अभी मेरे साले साहब की शादी है और वहाँ बहुत मेहमान भी आएंगे और मेरे पास कुछ ढंग के कपड़े नहीं हैं, तो क्या तुम मुझे तुम्हारा सूट दे सकते हो? हाँ भाई, ले जाओ, इसमें ना करने वाली क्या बात है। मीना मुझसे लड़ झगड़ कर अपने मैके चली गई है और मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, तो समझता हूँ कि अच्छे से तैयार होकर जाऊँ ताकि ससुराल में अच्छी धाक जमा सकूँ, और उसके लिए अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। निसंकोच होकर बोलो मित्र। देखो अभय, ना मत करना, दरअसल मुझे तुम्हारी सोने की चेन भी चाहिए थी। वो मिल जाती तो मेरे ससुराल में मेरा बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता और 2-4 दिन की ही तो बात है, मैं लौटा दूंगा। भाई चंदन, ये उधार वाली बातें तुम मुझसे ना ही करो तो अच्छा है। सूट तक तो ठीक है, पर सोने की चैन वो मैं नहीं दे सकता। मेरे नसीब अच्छे थे जो ये मुझे इतने सस्ते में मिल गई। वो कैसे? जरा मुझे भी बताओ। दरअसल बात ये है, तुम मनोहर को तो जानते ही हो। एक दिन ऐसे ही घर पर आ धमका और उसकी शराब की लत से तुम तो वाकिफ हो, और उसके जेब में पैसे भी नहीं थे। फिर क्या, मैंने चैन 2000 में रख ली। ये कम से कम 8000 की होगी, और मैं वैसे भी ये उधार लेने वालों से बड़ा तंग हूँ। एक बार एक महाशय मुझसे मेरा सूटकेस ले गया और जब वापस लाया तो टूटा हुआ मिला।
और कहने लगा, ये पहले से ही टूटा हुआ था, और वैसे भी मैं मानता हूँ ये उधार देना आपसी संबंध को खराब कर देता है। ऐसे ही काफी देर तक चंदन और अभय की वार्तालाप चलती रही, पर चंदन अपनी बातों से और अभय की खुशामद करके उसे मना ही लिया और उससे सोने की चैन लेकर वहां से चल दिया। सोने की चैन जैसे ही गले में डाली, वैसे ही चंदन के तो ठाठ ही बदल गए, मानो जैसे बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली हो, और खुद की चतुराई पर मन ही मन खुश होने लगा। और उसी शाम सूट बूट में तैयार होकर ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचते ही हड़कंप मच गया। छोटी साली पानी लेकर आई, साले साहब मिठाई लेकर आया, और ससुर जी मन ही मन गर्व महसूस कर रहे थे। एक 5,000 रुपए महीने से फैक्ट्री में नौकरी करने वाला उस वक्त ऐसे शान से बैठा था मानो फैक्ट्री का मैनेजर बैठा हो। ये सारी करामत इस ठाठ की ही थी। रात को खाना होने के बाद मीना चंदन से कहती है, क्यों जी, बड़े ठाठ चल रहे हैं? हमारे लिए भी कुछ बचाया कि सारे रुपए उड़ा दिए? मीना के इस रूखेपन से चंदन का सारा उत्साह चला गया। उसने ना कुशल मंगल पूछा, ना ही कोई प्रेम की बात की, सीधे रुपयों की बात की। एक पल के लिए उसे लगा कि अपना सूटकेस उठाकर ससुराल से निकल जाऊं, लेकिन कड़वे घूंट पी गया और मीना से बोला, तुम्हें तो पता है मेरी आमदनी क्या है? वो तो आप ही जानो, आप तो सिर्फ खुद के लिए कमाते हो। मेरे बारे में भी कभी सोचा है मैं कैसे जिंदगी बसार कर रही हूँ? अभी मेरे भाई की शादी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ रुपए लाए हो? क्या तुम्हारे लिए प्रेम का कोई अर्थ नहीं है? सब कुछ पैसा ही है। जी, आप तो सिर्फ खुद से प्यार करते हो, मुझसे तो नहीं करते। पहले तो तुम्हें पैसों को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। इससे तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि मैंने पैसों की चिंता कभी नहीं की, लेकिन जैसे जैसे आपकी परिस्थिति में सुधार हो रहा है, आपका स्वभाव भी बदल रहा है। इससे तो अच्छा था आपकी परिस्थिति पहले जैसी रहती, लेकिन ये नहीं सह सकती कि तुम अपनी जिंदगी मजे से जियो और मैं अपने भाग्य को कोसती रहूं। मेरा प्रेम इतना सहनशील नहीं है। चंदन की ससुराल आते ही जो आओ भगत हुई थी, उसे देखकर वो बहुत प्रफुल्लित हुआ था, और अब जो मीना कटु वचन बोल रही थी, उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा था। इतना ठाट बाट में आने से अच्छा अपनी रोनी सूरत लेकर आता तो ससुराल वाले चाहे अनादर करते, परंतु पत्नी तो खुश हो जाती। पर अब पछताने का क्या फायदा, गलती तो हो चुकी थी। और चंदन ने मीना के बातों पर गौर किया तो उसे सहानुभूति भी हुई, और फिर चंदन ने मीना से बोला, मीना, मेरे हालात अभी भी वैसे ही है, लेकिन तुम्हें देखने की और मिलने की प्रबल इच्छा हो रही थी, और मैं ऐसे फटेहाल आता तो ये देखकर तुम्हें दुख होता और घर वालों को भी। अब अपने हालात जो भी है उसका ढिंडोरा पीटना अच्छी बात नहीं। चंदन की ये बातें सुनकर मीना शांत हो गई और चंदन से बोली, अच्छा, तो ये सब कपड़े लत्ते उधार लिए? हाँ, दोस्तों से मांग लिए थे। और ये सोने की चेन, ये भी उधार ली? हाँ, एक पहचान की दुकान से ले ली है। कितने की ली है? मात्र 2,000 रुपए, इसलिए ले ली। अरे वाह, तब तो ये आपको बड़े सस्ते में मिल गई। तो फिर ये चेन मुझे देते जाना। ये सुनते ही चंदन की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे सांप सूंघ गया हो और कान में सीटियां बज रही हो। अगर चैन दे दूंगा तो भी फंसूंगा, नहीं दूंगा तो भी फंसूंगा। परिस्थिति ऐसी हो गई जैसे इधर खाई और उधर कुआं। और फिर चंदन तर्क वितर्क करने लगा। अरे मीना, मैं तुम्हारे लिए दूसरी चैन बना दूंगा। जी नहीं, आप ही अपने लिए दूसरी चैन बना लीजिए, मुझे तो यही पसंद है। इसे देखकर तुम्हारी याद आती रहेगी। मैंने आज तक
तुमसे कुछ नहीं मांगा। इनकार करोगे तो फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मीना की ऐसी बातें सुनकर चंदन के सारे तर्क वितर्क धरे के धरे रह गए और अब सोच में पड़ गया कि अभय को क्या जवाब दूंगा। साले साहब की शादी निपटाते ही सीधे शहर चला आया और दूसरे ही दिन अभय के घर पहुंच गया। आ गए चंदन गांव जाकर। कैसी रही साले साहब की शादी? सब कुछ ठीक रहा अब है, परंतु एक गलती हो गई। मुझसे तुम्हारी चैन कहीं गुम हो गई। इसलिए मैं तुम्हें वो चैन देने के पक्ष में ही नहीं था। मुझे जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। इतने दिन मैंने कितने अच्छे से संभाल कर रखी थी और तुमने 4 दिन में ही निपटारा कर दिया। अब ये बताओ, मेरी चैन तुम वापस कैसे करोगे? ये तो बड़ी दुविधा होगी अब है। महीने के 5,000 कमाता हूँ और पूरे के पूरे खर्च हो जाते हैं। तुम तो धन्य हो मित्र, तुम्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। जितने कमाते हो उतने खर्चे भी कर देते हो। ऐसे कैसे तुम अपनी घर गृहस्थी चलाओगे? ऊपर से भाभी को भी मैके में ही रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में हो तो अच्छा है। मुझे तुमसे कोई सहानुभूति नहीं है चंदन। देखो, चैन 8,000 की थी, जिसकी कीमत मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। तुम्हें उसकी सारी कीमत चुकानी होगी। उस हिसाब से तुम्हें मुझे 1,000 रुपये महीने के देने होंगे। चंदन बड़ी दुविधा में फंस गया था। अगर अभय को सच बता देता तो वो उसे बड़ा चालबाज समझता। अगर बीवी से चैन छीन लेता तो वो दुखी हो जाती। सोने की चैन पाकर वो कितना खुश हो गई थी। घर जाकर रात को पड़े पड़े चंदन यही सोचता रहा कि मैं हर महीने अभय की किस्त कैसे अदा करूंगा। 5,000 रुपए मासिक वेतन, 1,000 रुपए अभय को दूंगा तो 4,000 कैसे गुजारा करूंगा। होटल में खाना, चाय और पान शराब, मेरी पूरी आमदनी तो ऐसे ही निकल जाती है। यही सोचते सोचते चंदन सो जाता है और सुबह उठकर राशन की दुकान से राशन ले आता है। चाय, नाश्ता और खाना घर पे ही बनाता है। इस तरह उसका होटल का खर्चा बच जाता है। सिगरेट और शराब से भी परहेज करने लगता है। कुल मिला के चंदन इस महीने बहुत से पैसों की बचत कर लेता है। महीना पूरे होते ही चंदन अपनी पहली किस्त देने के लिए अभय के घर जाता है और उसके हाथ में 1,000 रुपए देता है। ऐसा करते हुए चंदन का सीना गौरव से फूल जाता है और ऐसा आनंद वह जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था। चंदन के मुख पर मुस्कान देखकर अभय उसे कहता है, भाई ये तो कमाल हो गया। बचत की है या किसी से मांग लाए? मुझे कौन उधार देगा भाई, बचत की है। अच्छा, तुम अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचते? थोड़ा ओवर टाइम भी कर लिया करो। हाँ, सोचा है। अब ये महीने से शुरू कर दूंगा। चंदन जब अभय के घर से निकला तब वो खुद में अजब सा आत्मविश्वास अनुभव कर रहा था। जिन चीजों के लिए वह खुद को रोक नहीं पाता था, अब उन चीजों पर ध्यान भी नहीं जाता था। जिस शराब की और पान की दुकान देखकर वो असक्त हो जाता था, वहाँ से वो अब बड़ी शान से सिर उठा के निकल जाता था और चंदन को देखकर दूसरे लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता था। बहुत आग्रह करने पर भी चंदन इन सब चीजों से दूर रहता था। सही मायनों में वो अब जीवन का आनंद लेने लगा था। इसी तरह दिन गुजरते गए और जब चंदन अपनी 7वीं किस्त देने अभय के घर पहुंचा, तब अभय कहने लगा, यार तुम भी बड़े जिद्दी निकले और वादे के पक्के, लेकिन मुझ पर बड़ा गुस्सा आया होगा, नहीं? हाँ, बिल्कुल आया था, लेकिन अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। अच्छा, वो क्यों भाई? क्योंकि मुझ जैसे बेपरवाह इंसान को तुमने जिंदगी जीने का सलीका सिखा दिया। मेरी पत्नी मेरी अर्धांगिनी है और मेरी कमाई का आधा हिस्सा उसका है, परंतु आज तक मैंने उसे इससे वंचित रखा। आज मैं इस काबिल बन गया हूँ कि उसे अपने साथ रख सकता हूँ। तुमने मुझे अच्छा पाठ पढ़ाया। तो चलो चंदन बाबू, तैयार हो जाओ और पहली फुर्सत में ससुराल जाओ और भाभी को अपने साथ ले आओ। चंदन खुशी खुशी अपने ससुराल जाता है और मीना को अपने साथ लेकर आता है
और दोनों अभय के घर पहुंचते हैं। अभय की पत्नी दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत करती है, मीना को अंदर ले जाती है। चंदन और अभय ऊपर छत पर टहलने जाते हैं और फिर अभय सांझ भाव से चंदन से पूछता है, अच्छा चंदन, एक बात बताओ, भाभी ने तुम्हारी सोने की चैन तुमसे छुपा ली थी क्या? चंदन तुरंत ही समझ गया कि अभय ने मेरा झूठ पकड़ लिया है और शर्माते हुए अभय से कहता है, हाँ यार, मैंने ही दी, या फिर ऐसा समझो उसने मुझसे छीन ली। मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया था। पहली बार मीना ने मुझसे कुछ मांगा था तो मैं ना भी नहीं कर पाया। तुम मुझे बताया क्यों नहीं? तो क्या मैं इतना बेगैरत हूँ कि तुमसे हर्जाना वसूल करता? लेकिन ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तुम जीवन के प्रति संजीदा हो गए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अभय अपने 2000 रुपए रखकर चंदन ने दिए हुए बाकी किस्त के पैसे घर की मरम्मत करने के लिए वापस दे देता है और सोने की चैन भी उन्हें उपहार के स्वरूप में भेंट कर देता है। और इस तरह चंदन और मीना खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदली वो कल बदल जाएगा और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। इसी तरह हमें अपना सपोर्ट देते रहिए और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। दिनेश एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। हालांकि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बड़े नाजों से पाला था। उसके पिता की एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। वहाँ के 14 घंटे बहुत मेहनत करते और अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाने की कोशिश करते। हालांकि दिनेश के पिता अपने परिवार को एक सुखमय जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं जुटा पाते थे। दिनेश ने जब अपना स्कूल पास किया तब उसे 60% मिले थे, परंतु उसकी इच्छा एक इंजीनियर बनने की थी। परसेंटेज बहुत अधिक न होने की वजह से अपनी इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम नहीं चुन सकता था जिसमें वो पढ़ना चाहता था। पर उसकी जगह दिनेश ने एक बैचलर डिग्री कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और एक कंपनी में नौकरी प्राप्त कर ली। दिनेश के जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया था और उधर उसके पिता निरंतर अपनी साइकिल की दुकान पे काम किया करते ताकि उन्हें दिनेश के ऊपर किसी चीज के लिए निर्भर ना रहना पड़े। दिनेश की नौकरी पक्की होने के बाद दिनेश के माता पिता चाहते हैं कि वो अब शादी कर ले। जल्द ही उसकी शादी उसी ही शहर की एक लड़की से हो जाती है। शादी के बाद दिनेश का प्रमोशन भी हो जाता है। कुछ सालों बाद उसकी पत्नी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। समय के साथ साथ दिनेश की आमदनी भी बढ़ जाती है और वो अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाता है और आलीशान तरीके से रहने लगता है। उसने एक नया घर, एक नई कार खरीद ली। उनमें से कई चीजें अनावश्यक थी। कंपनी की ओर से दिनेश को कार मिली थी, फिर भी उसने एक नई कार ली। इसी बीच दिनेश के घर में एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ। अपने 6-7 वर्षों के असाधारण जीवन काल में दिनेश ने ना तो घरेलू खर्चों का प्रबंधन कर पा रहा था और ना ही बच्चों की शिक्षा और अन्य जरूरी चीजों के लिए भुगतान कर पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि दिनेश के पिता अचानक बीमार पड़ गए। परिणाम स्वरूप वो साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पे अपना काम जारी ना रख सके। बेटा दिनेश, बीमारी के वजह से मैं काम पर नहीं जा सकता हूँ। घर के हालात बहुत खराब है। क्या तुम मुझे इलाज और घर के अन्य खर्च के लिए कुछ पैसों की मदद कर सकते हो? दिनेश, जो पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा होता है, झुंझलाकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, एक तो मेरी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है और आप मुझे पैसों की मांग कर रहे हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं है। और हाँ, मुझे ज़रा एक बात बताओ, आपने कभी मेरा दाखिला बड़े स्कूल में नहीं कराया, कभी मुझे महंगे कपड़े नहीं दिलाए, ना कभी मेरा पसंदीदा खाना खिलाया।
मैं कभी भी अलग अलग प्रकार के खाने का स्वाद नहीं ले पाया। जब मेरे मार्क्स कम आए तो आपके पास मुझे प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। ये सब से निपटने के लिए मुझे कई साल लग गए और आज मैं फिर से आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ, तो आप मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर बोझ बन रहे हैं। कृपया आप मुझसे किसी मदद की उम्मीद ना करें और मेरे पास दोबारा ना आए। बेटे के ऐसे वचन सुनकर माता पिता का मन तरतर हो गया। कुछ दिनों बाद दिनेश अपने ऑफिस से किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। अपना काम खत्म करके उसने सोचा कि थोड़ा सैर सपाटा कर लिया जाए। तभी उसकी नजर एक 13 से 14 साल के बच्चे पर पड़ती है। बाबूजी, बाबूजी, मेरे पास से कुछ खरीद लीजिए ना, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। बेटा, तुम्हारी उम्र तो अभी पढ़ने की है, तो फिर तुम वो छोड़कर ये खिलौने क्यों बेच रहे हो? बाबूजी, 1 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी के साथ एक दुर्घटना हो गई थी और उसमें उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया। अब वो काम नहीं कर सकते। मेरी माँ कुछ घरों में नौकरानी का काम करती है। ये खिलौने बेचकर मैं अपने माता पिता की मदद करता हूँ। सुबह को मैं स्कूल जाता हूँ और शाम को खिलौने बेचता हूँ और रात में पढ़ाई करता हूँ। दिनेश उस बच्चे से कुछ खिलौने खरीद लेता है। उस बच्चे ने जो भी कहा उस बारे में दिनेश सोचने लगता है और महसूस करता है कि उसने अपने माता पिता के साथ किस प्रकार गलत व्यवहार किया। वो एक छोटा सा बच्चा दिनेश को जिंदगी का बहुत बड़ा पाठ पढ़ा गया था। इतनी छोटी सी उम्र में वो अपने माता पिता की मदद कर रहा है और मैं अपने माता पिता के कठिन समय में उनकी मदद करने की बजाय उनकी अपेक्षा कर रहा हूँ। उनसे जो भी बन पाता वो सब उन्होंने मेरे लिए किया। दिनेश को अपने गलती का एहसास होता है। तुरंत अपने माता पिता के पास पहुंचकर अपने किए की माफी मांगता है और आगे हमेशा अपने साथ खुश रखता है और उनकी सेवा करता है। सम्मान प्यार की नींव है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की देखभाल करें जब हम बड़े और परिपक्व हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।